हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 7 से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। ये पूरी क्लास आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है और इससे पहले हमने जितने भी क्लास आप सभी को इस सीरीज में कराए हैं सभी क्लास आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं, ठीक है। बट आज के इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट करते रहें। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं जिन्हें आप लोग बारी बारी से कर सकते हैं, जिससे अपने आप को आप जज कर सकते हैं कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं और इससे आपकी तैयारी और अच्छी हो सकती है और मजबूत हो सकती है। दूसरा, जो भी प्रश्न आप यहाँ पर गलत करते हैं उसका सही जवाब भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो कुछ इस प्रकार से आप सभी को इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा आपको नीचे आना है और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमारा है ई बुक एंड पीडीएफ का। मीन्स यहाँ से आप ई बुक और पीडीएफ ले सकते हैं। इसके बाद में आगे है एमसीक्यूज का, जहाँ से आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ सकते हैं। प्रीवियस पेपर, यहाँ पर आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे जहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि आपके जो प्रीवियस एग्जाम है उसमें कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। शॉर्टकट कीज आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो लेक्चर और ट्रिपल सी अपडेट यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आपको मॉक टेस्ट कैसे करने हैं तो यहाँ पर फ्री मॉक टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन आपको दिखेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉक टेस्ट हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले दिया है ट्रिपल सी मॉडल पेपर। आप सभी को बहुत अच्छे से समझना है और अब जो शेष समय बचा है उसमें आपको सबसे ज़्यादा मॉक टेस्ट करने हैं ताकि आपको यहाँ पर एक बार ये पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर यह भी बेनिफिट होगा कि जो प्रश्न आप गलत करेंगे उसका जवाब भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसका सही जवाब भी आप यहाँ से देख पाएंगे। तो जब आप यहाँ ट्रिपल सी मॉडल पेपर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सारे मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ट्रिपल सी मॉडल पेपर 1, 2, 3, 4 करके यहाँ पे टोटल आपके 8 मॉडल पेपर हैं जिन्हें आप लोग बारी बारी से करें और फिर देखें कि आप यहाँ पर कितना स्कोर कर पाते हैं। किसी भी मॉडल पेपर पर जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद में एक फिर से नया पेज ओपन होगा जहां से आप इस मॉडल पेपर को स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स इस क्विज को आप स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना है। इसके बाद में स्टार्ट क्विज पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारा टाइमिंग काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ये आपका 90 मिनट का एग्जाम है, यानी कि यहाँ पर पूरे 90 मिनट आपको दिए गए हैं। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन प्लेट है जहाँ से आप देख सकते हैं टोटल आपके 100 यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर हमारा प्रश्न दिया गया है सीपीयू और आईओ यानी कि इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है, कौन कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर इसका जवाब आपको करना होगा। जैसे कि यहाँ पर कंट्रोल यूनिट दिया गया है सही आंसर, तो कंट्रोल यूनिट जो भी आपको सही लगता है उस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से सारे प्रश्नों के जवाब आपको करने हैं। उसके बाद में फिनिश एग्जाम करना है और उसके बाद में आप अपना स्कोर देख पाएंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके बाद में अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से प्रश्न गलत कर दिए हैं और उनके सही जवाब क्या हैं, तो आप व्यू क्वेश्चन पर क्लिक करके अपने सभी प्रश्न देख सकते हैं जिसमें आपने जो गलत किए होंगे तो वो भी दिख जाएंगे और उसका सही जवाब क्या है वो भी आपको दिख जाएगा। तो इस प्रकार से अगर यहाँ से आप तैयारी कर लेते हैं, ये सारे मॉक टेस्ट आपको करने ही करने हैं हर हालत में। जिन बच्चों ने इस कोर्स को परचेज किया है तो आप सभी को ये सारे के सारे मॉक टेस्ट 100% करने हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग यहाँ से मॉक टेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आता है। बाकी यहाँ पर ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, चैप्टर वाइज भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। बाकी यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे, तो वो आप यहाँ से जैसे आप ट्रिपल सी एमसीक्यूज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बाकी एमसीक्यूज भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के इस क्लास को। और आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है जहाँ पर आपको बताना है किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था। बताओ किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, क्या होगा इसमें राइट आंसर। किस वर्ष पहला ईमेल भेजा गया था, तो सभी को ध्यान रखना है 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। किसके द्वारा, तो याद रखना है सभी को, रे टॉमलिंसन के द्वारा। रे टॉमलिंसन के द्वारा 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ईमेल के साथ हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं, यानी कि ईमेल के साथ में हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं। अब डैश में क्या होगा, एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, 2 या 2 से अधिक नहीं कर सकते हैं, एक फाइल संलग्न कर सकते हैं या इसमें से कोई नहीं। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, इसमें क्या होगा आपका राइट आंसर।
तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा, कोई नहीं। मींस इसमें से कोई भी करेक्ट जवाब नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? देखो ईमेल के साथ में हम डैश फाइल संलग्न कर सकते हैं। ऑप्शन जरा देखो, कह रहा है एक से अधिक नहीं कर सकते हैं, तो ये तो भाई फॉल्स है, क्योंकि हम एक से ज्यादा भी फाइल संलग्न कर सकते हैं। हम एक फाइल को अटैच कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी अटैच कर सकते हैं। अगला ऑप्शन कह रहा है दो या दो से अधिक नहीं कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया। और कह रहा है फिर एक कर सकते हैं, तो ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि एक तो हम कर ही सकते हैं बट एक से ज्यादा भी कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल होता है? HTTP, TCP/IP, FTP, नन ऑफ दीज। आप सभी को जल्दी से बताना है। और जिन बच्चों ने कोर्स को अभी अभी बाय किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को बहुत ही लेट बाय किया है, तो अगर आपने अभी कोर्स को लिया है तो इससे पहले हमने जितने भी क्लास आपको करा दिए हैं सभी क्लास बहुत ही अच्छे से आपको समझने हैं, पढ़ने हैं। और जैसा कि हर क्लास का PDF आपके लिए अवेलेबल है, तो आप उस PDF से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं और वहाँ पर भी अच्छे से तैयार कर सकते हैं। यानी कि कम समय में भी जो सारे क्लास हमने करा दिए हैं उनको आप रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी SSC के कुछ मॉडल पेपर हम यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं, वो आपके लिए PDF में अपलोड हो जाएंगे। तो वो मॉडल पेपर भी सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। वो मॉडल पेपर कल शाम तक आप सभी के लिए रेडी हो जाएंगे और सारे के सारे मॉडल पेपर आपको इसी टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। यानी कि आपको जहां से आप अपने क्लास करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा जहां से आप सारे के सारे जो मॉडल पेपर होंगे वो पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि इस सीरीज में आपको 5 एक्स्ट्रा मॉडल पेपर देंगे, बट अब हम 5 से ज़्यादा आपको मॉडल पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे मॉडल पेपर आपके लिए देंगे जो कि आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए और ज़्यादा अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो वो सारे के सारे बट आपको अच्छे से पढ़ने होंगे, समझने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। देखो कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें से कोई भी प्रोटोकॉल आप इंटरनेट मेल के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पता है इंटरनेट मेल के लिए जो इस्तेमाल होता है प्रोटोकॉल उसका नाम होता है SMTP, जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एक होता है POP और एक होता है IMAP। इन 3 का इस्तेमाल होता है, बाकी का नहीं होता है। तो यहाँ पर ये आपका नन ऑफ दीज होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है निम्नलिखित में कौन एक ईमेल सर्वर नहीं है? कौन इसमें से एक ईमेल सर्वर नहीं है? रेडिफ मेल, आउटलुक, बॉथ A एंड B या फिर लिंक्डइन? क्वेश्चन नंबर 4 में बताइएगा क्या होगा। तो देखो कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डी। आपको पता है लिंक्डइन एक सोशल प्लेटफॉर्म है जो कि रोजगार भी उपलब्ध कराता है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर लिंक्डइन हमारा एक ईमेल सर्वर नहीं है, बाकी रेडिफ मेल, आउटलुक और ये उपरोक्त दोनों वाले करेक्ट आंसर हैं। यानी कि यहाँ पर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आउटलुक और रेडिफ मेल ये सभी क्या है, ईमेल सर्वर हैं। ठीक है, एक वैध ईमेल का पता कौन सा है? कौन सा एक वैलिड ईमेल का एड्रेस है? देखो ध्यान से समझना है, जो हमारा एक ईमेल का एड्रेस होता है वो एक सही एड्रेस क्या हो सकता है, एक वैलिड एड्रेस क्या हो सकता है। तो इसमें क्या मिस्टेक है बाकी में? सबसे पहले दिया है हेल्प, फिर डॉट, फिर @ का सिंबल। हमेशा आपको ये ध्यान रखना है जहां पर @ का सिंबल होता है ये यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम करता है या जोड़ने का काम करता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो @ का सिंबल होता है ना, इससे बाद में और इससे पहले कोई भी और स्पेशल कैरेक्टर नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पर इन्होंने डॉट दे दिया, इसलिए ये हो गया गलत, क्योंकि अब ये सही नहीं है। अब देखेंगे अगला, तो सबसे पहले यहाँ पे @ का सिंबल है, फिर हेल्प दिया गया है और फिर से यानी कि डबल @ का सिंबल है जो कि नहीं हो सकता है किसी ईमेल में। तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, तो यहाँ पे help.CCC/byfussy.com, कहीं पर भी @ का सिंबल नहीं है। और आपको पता है आपका जो ईमेल एड्रेस होता है उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने का काम @ का सिंबल ही करता है। ठीक है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया। अब देखो ऊपर के 3 तो ये फॉल्स हैं, फिर चौथा वाला करेक्ट होगा। इसमें क्या दिया है, हेल्प @ उसके बाद CCC/byfussy.com। तो देखो लास्ट वाला तो हमारा हो गया डोमेन नेम, CCC/byfussy.com तो हमारा डोमेन नेम हो गया। इससे पहले @ का सिंबल और आगे हमारा यूजर नेम हो गया हेल्प। तो यह एक वैलिड ईमेल का पता है, ईमेल का एड्रेस है। अब हो सकता है मान लिया आपका एड्रेस है जिसमें यहाँ पर @ के बाद में gmail.com लगा हो,
किसी में gmail.com भी हो सकता है, यानी कि ये आपके अलग अलग वेबसाइट हो सकती हैं। हो सकता है किसी में yahoo.com हो, किसी में rediffmail.com हो। तो यहाँ पर हमारा ये डोमेन नेम होता है लास्ट में, और इससे पहले हमारा यूजर नेम होता है, बीच में @ का सिंबल होता है। इस @ के पहले और बाद में कोई और स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप चाहें तो डॉट लगा सकते हैं। जैसे डॉट कहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे हेल्प डॉट, अब आगे आपने लिख दिया AK। अब ये भी हमारा एक वैलिड ईमेल का पता है, मतलब हम अपने यूजर नेम में तो डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो हमारा @ का सिंबल होता है इससे आगे पीछे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो भी एक वैलिड ईमेल का पता माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप चाहो तो इसको हटा दो, ऐसे भी ये हमारा करेक्ट आंसर है। एक URL में डोमेन नाम को संदर्भित करता है। एक URL है, उसमें डोमेन नाम को कौन संदर्भित करता है ये बताना है। प्रोटोकॉल, सर्वर, फाइल नेम या फिर डायरेक्टरी। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्वर। कैसे, देखो एक URL में डोमेन नाम डैश को संदर्भित करता है, यहाँ पे डैश होना चाहिए, तो ये सर्वर को संदर्भित करता है। जो हमारा डोमेन नेम होता है, यानी कि एक URL है उसमें जो डोमेन नेम होता है वो सर्वर को ही तो रेफर करेगा, संदर्भित करेगा। मतलब आप उस डोमेन नेम को टाइप करके जाएंगे कहाँ पर, वो अपने सर्वर पर ही तो लेकर जाएगा भाई। उसका जहां सर्वर है उस सर्वर पर आपको लेकर जाएगा, उसके डोमेन नाम से ही आप उस सर्वर तक पहुंचते हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी हमारा सर्वर। इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को कहा जाता है। मैसेज बॉक्स, आउटलुक, एक्सप्रेस, मैसेंजर, मेल बॉक्स या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ईमेल कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस का नाम देते हैं। ऑप्शन बी होगा आउटलुक एक्सप्रेस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके, यानी कि कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वह सुविधाजनक स्थान कौन सा है जहां इंफॉर्मेशन जल्दी से निकाला जा सके। एड्रेस बॉक्स होगा, मैसेज बॉक्स होगा, एड्रेस बुक होगा या इसमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा एड्रेस बुक, है ना। एड्रेस बुक हमारा राइट आंसर है। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए सुविधाजनक स्थान क्या हो सकता है, एड्रेस बुक हो सकता है, जहां पर हम सभी के कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है SMTP किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। ठीक है, अभी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में। तो SMTP किस पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है, बताइएगा क्या होगा। आप सभी के लिए यहाँ पर राइट आंसर करना है सभी बच्चों को। ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 25। देखो ध्यान से समझना है, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल क्या होता है, अगर आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो मेल को भेजने का काम करता है SMTP प्रोटोकॉल। आपको पता है आपके मेल में 3 प्रकार के प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, एक आपका SMTP, एक आपका POP और एक आपका IMAP। तीनों में डिफरेंस भी हम आगे आपको बताएंगे। तो SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि मेल को भेजने का काम करता है। और अगर आपसे पूछते हैं कि पोर्ट नंबर बताइए SMTP का, तो आपको बता देना है 25 होता है, 25 इसका पोर्ट नंबर होता है। अब कुछ पोर्ट नंबर हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए हैं, इन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, जैसे अगर आपसे SMTP पोर्ट नंबर की बात करें तो कितना होगा, 25 होगा, अभी हमने आपको बताया। लेकिन अगर यही SMTP इनक्रिप्टेड है, मतलब सिक्योर है, अगर यह इनक्रिप्टेड है तो पोर्ट नंबर चेंज हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 465। तो आपको क्या समझ में आया, अगर SMTP नॉर्मल आपसे पूछते हैं कभी कि SMTP का पोर्ट नंबर बताइए तो 25 होगा। अगर वो कहते हैं SMTP सिक्योर, ठीक है, तो फिर हो जाएगा, या इनक्रिप्टेड बोल देते हैं तो फिर हो जाएगा 465। ठीक है, अब देखिए POP3 की अगर बात करते हैं तो POP3 का जो पोर्ट नंबर होता है वो 110 होता है। यानी कि POP3 जो मेल को डाउनलोड करने का काम करता है, क्या करता है, मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। तो इसका जो पोर्ट नंबर होता है वो 110 होता है। और यही अगर इनक्रिप्टेड है, अगर सिक्योर है, तो फिर 995 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करेगा। तो ये आपके समझ में आया।
अब बात करते हैं IMAP। IMAP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। अब इस पोर्ट नंबर कौन सा, इसका पोर्ट नंबर कौन सा होता है? तो 143 होता है, यानी कि IMAP 143 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। बट यही IMAP अगर इनक्रिप्टेड हो जाए, सिक्योर हो जाए, तो तब ये 993 पोर्ट नंबर का इस्तेमाल करता है। और IMAP भी मेल को डाउनलोड करने का काम करता है। थोड़ा सा एडवांस है POP3 से आपका IMAP, और इसका भी काम है आपके ईमेल को डाउनलोड करना। ठीक है, तो POP और IMAP से हम ईमेल को डाउनलोड करते हैं और SMTP से हम मेल को भेजते हैं, यानी कि भेजने के काम आता है। तो इनके पोर्ट नंबर आपको ध्यान रखना है, SMTP 25, ठीक है, POP 110 और IMAP 143। बट अगर यही इनक्रिप्टेड हैं तो SMTP फिर 465, POP3 फिर 995 और IMAP फिर 993। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमारा 25 था करेक्ट जवाब। चलिए, अब यहाँ पर आपको बताना है मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल है। अभी हमने सभी को बताया, कह रहा है मेल बॉक्स से ईमेल लाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सिंपल प्रोटोकॉल का नाम बता दीजिएगा। क्या होगा फिर? कौन लाएगा ईमेल को भाई? मेल बॉक्स से ईमेल को कौन रिसीव करेगा? POP, यही तो मेल को डाउनलोड करेगा। आप देखो, डाउनलोड कह लो आप उसको, चाहे रिसीव कर लो, चाहे लाने के लिए बोल दो, बात बराबर, यही समझना आपको है। तो यहाँ पर हो जाएगा POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपका ईमेल सफलतापूर्वक प्राप्तकर्ता के पास नहीं पहुंच पाता है तो वह कहाँ सुरक्षित हो जाता है? मान लिया आपने किसी को मेल भेजा और वो मेल उस व्यक्ति के पास पहुंचा ही नहीं जहां आपने भेजना चाहा, तो फिर वो मेल हमारा कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। कहां पर हो जाएगा? इनबॉक्स में होगा, ड्राफ्ट में होगा, स्पैम में होगा, या फिर इसमें से कोई नहीं? बताओ, तो कहां पर वो सेव हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा। अगर आपने किसी को मेल भेजा, वो मेल किसी कारण से नहीं पहुंचा उसके पास, या नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई, इंटरनेट कनेक्शन आपका चला गया, मेल आपका नहीं पहुंचा, तो वो मेल हमारा ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी होगा। जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वह कहां पर सुरक्षित होता है? आपने किसी को मेल भेजा, जो आपने मेल भेजा वो तो उसके पास, उसके इनबॉक्स में पहुंचा, बट आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में वो मेल कहां पर सुरक्षित हो जाता है? इनबॉक्स, सेंड बॉक्स, ड्राफ्ट, या नन ऑफ दीज? तो यहां पर क्या होगा? देखिए, जब आप किसी को मेल भेजते हैं, अपने कंप्यूटर से मान लिया किसी को मेल भेजा, तो जितने भी आप मेल भेजोगे सारे के सारे कहाँ जाएंगे? सेंट बॉक्स में जाएंगे। जो मेल सक्सेसफुली आपके सेंट हो गए हैं वो सेंट बॉक्स में चले जाएंगे। और अगर आपके पास कोई मेल आता है तो वो इनबॉक्स में आता है। आपके पास मेल आएगा तो वो इनबॉक्स में आएगा। आप किसी को भेजेंगे तो उसके तो इनबॉक्स में जाएगा, लेकिन वो मेल आपके मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर में सेंट बॉक्स में दिखाई देगा। ड्राफ्ट में अगर कोई मेल आपका किसी के पास नहीं पहुंच पाता है तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। बाद में आप ड्राफ्ट में जाकर के उसको फिर से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपको बताना है, ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट किया जा सकता है कैसे? ईमेल संदेश को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? बताओ, यहां पे क्या होगा आपका राइट आंसर? तो इनक्रिप्शन के माध्यम से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, इनक्रिप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, IRC का फुल फॉर्म, और ये फुल फॉर्म सभी को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं इस प्रकार के फुल फॉर्म। ठीक है, तो IRC का पूरा नाम क्या होता है? अभी आपको कल तक ये सारे PDF अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कि जो भी हमने 5 मॉडल पेपर आपको बताए थे, तो 5 से ज़्यादा मॉडल पेपर हमने आपके लिए रेडी करवा दिए हैं, और बहुत जल्द वो सारे के सारे मॉडल पेपर आपको आपके इसी कोर्स में देखने को मिलेंगे, जहां से आप लोग वो सारे मॉडल पेपर अच्छे से तैयार कर लेना। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट की हैं, इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, ठीक है, जो अभी हमने हाल ही में रिसर्च की हैं, बहुत सारी फुल फॉर्म आपके लिए न्यू तैयार की हैं आपके कोर्स के लिए, तो वो सारी भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी, और उसका एक अलग से सेक्शन बन जाएगा। आपको जैसे जहां से आप लोग क्लास करते हैं तो वहां पर एक सेक्शन होता है लाइव का और एक सेक्शन होता है सब्जेक्ट का। तो फिर आपको सब्जेक्ट पर क्लिक करके ये जो सारे के सारे PDF जो मॉडल पेपर हमने आपको बताए, और ये जो फुल फॉर्म और आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की, तो ये इनका सारा का सारा PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इंटरनेट रिले चैट। इसका मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट।
अब देखिए इनमें से कौन सा मुफ्त ईमेल प्रदान नहीं करता है, कौन सा है जो मुफ्त ईमेल की सेवा आपको नहीं देता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, व्हाट्सएप, याहू। फ्री में कौन आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है? आंसर बताना है सभी बच्चों को, क्या होगा यहाँ पे सही जवाब? तो आपको पता है ना, व्हाट्सएप आपको फ्री में ईमेल की सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, बाकी याहू, रेडिफमेल, हॉटमेल, जीमेल, ये सभी के सभी क्या है, फ्री में आपको ईमेल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनमें से कौन सा संचार का सबसे आसान तरीका है? सबसे आसान तरीका संचार का कौन सा है इसमें से? तो देखो सबसे आसान तरीका संचार का क्या है? ईमेल है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा हमारा, ईमेल। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है एसएमटीपी के साथ जुड़ा हुआ है। एसएमटीपी के साथ मीन्स निम्न में से किसके साथ, यहाँ पे डैश होना चाहिए, एसएमटीपी डैश किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो टीसीपी/आईपी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू। एसएमटीपी का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और किससे संबंधित हो सकता है? आप लोग बताएंगे किससे संबंधित हो सकता है? तो आपको अभी बताया था कि हमारा जो एसएमटीपी है एक प्रोटोकॉल है जो मेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल से संबंधित है या इलेक्ट्रॉनिक मेल से जुड़ा हुआ है। संदेश की प्रतियों को अतिरिक्त लोगों को भेजा गया था, प्राप्तकर्ता को पता नहीं है कि संदेश दूसरों को भेजा गया है। क्या हो सकता है? यानी कि देखो संदेश की जो प्रतियां थी, जो कॉपी थी, उनको और लोगों को भेजा गया है, लेकिन प्राप्तकर्ता को ये बात पता नहीं थी कि संदेश और भी किसी को भेजा गया। उसको लगा कि केवल मेरे पास ही आया है, बट वो संदेश की कॉपी और भी लोगों को भेजी गई थी। तो फिर क्या हो सकता है? यूआरएल हो सकता है, सीसीसी हो सकता है, एंड या फिर बीसीसी हो सकता है। तो आपको पता है जब आप किसी को मेल करते हैं तो वहां पर किसी को कार्बन कॉपी भी भेज सकते हैं, है ना, और एक हमारा सीसी होता है, एक हमारा वीसीसी होता है। तो यहाँ पर वीसीसी का इस्तेमाल किया गया होगा, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी का इस्तेमाल किया होगा। कॉपी तो भेजी गई बट वो ब्लाइंड थी, मतलब वो उसी व्यक्ति को दिखी जिसके पास भेजी गई। अब जिसके पास भेजी गई उसने ये नहीं जान पाया कि ये कॉपी हमारे पास आई है और इसके अलावा और भी किसी के पास गई है, ऐसा उसको पता नहीं चल पाया। उसको केवल यही लगा कि मेरे पास ही आई है। तो जब आप बीसीसी में जो ईमेल एड्रेस डालेंगे तो वहां पर उनको पता नहीं रहेगा कि ये कॉपी और भी किसी के पास भेजी गई है। बाकी सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। दोनों का इस्तेमाल हम कार्बन कॉपी भेजने के लिए करते हैं, लेकिन सीसी में क्या होता है, सभी को पता रहता है कि भाई ईमेल और किसके पास भेजा गया है, और बीसीसी में पता नहीं रहता है। ठीक है। टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? टाइप किए गए टेक्स्ट की मदद से नेट पर बात करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप सभी डेली करते हैं, आपको पता होना चाहिए, है ना। टाइप कर करके अगर नेट पर कोई बात करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? न्यू ग्रुप, ईमेल, चैटिंग, कोई नहीं, तो उसको ही आप चैटिंग का नाम देते हैं। वही हमारा चैटिंग होता है। जब हम टाइप करके किसी से इंटरनेट पर बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप से आप टाइप कर करके बात आप कर रहे हैं, तो इसी को तो चैटिंग बोला जाता है ना। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, चैटिंग। यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ईमेल प्राप्त किया जाता है, यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपको ईमेल प्राप्त होता है तो आप क्या करेंगे? एक को इसे खोलना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत जानकारी के बारे में पूछना चाहिए। किसी को इसे खोलना चाहिए और यह करना चाहिए कि आप उन्हें नहीं जानते हैं। इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। इससे पुलिस को भेज देना चाहिए। अगर आपको अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई ईमेल प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? तो यहां पर फिर आपका सी ऑप्शन होगा, इसे बिना खोले डिलीट कर देना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। और इसे हम बिना खोले डिलीट कर सकते हैं, यानी कि उसको हम डिलीट कर देंगे। अगर आपको लगता है कि कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा आपको ईमेल प्राप्त हुआ है तो आप उसे बिना खोले डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा और यही आपका करेक्ट जवाब है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है ईमेल पते में आईएसपी पते के साथ उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक क्या होता है? देखो ईमेल की बात हो रही है और ईमेल एड्रेस जो हमारा होता है, जैसा कि आपको पता है, आपका जो ईमेल पता होता है उसमें यूजर नेम और डोमेन नेम होता है, और डोमेन नेम ही हमारा आईएसपी पता होता है ना। ईमेल पते में आईएसपी पते के साथ उपयोगकर्ता नाम को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रतीक कौन सा है? बताओ क्या होगा यहाँ पे? हैश, डॉलर, @ या फिर % का सिंबल। तो इसमें क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा @ का सिंबल होता है, यही तो अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट है। MIME का पूर्ण अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल मीनिंग ऑफ MIME? तो यहां पर कौन सा होगा? मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। आपको ध्यान रखना है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। एक ईमेल एड्रेस कैसे बना होता है? एक भाग में बना होता है, दो भाग में बना होता है, तीन भाग में होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं? तो एक ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। बहुत सारे बच्चे तीन भाग कर देते हैं, बट नहीं, दो भाग होते हैं, दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट का नाम यूजर नेम, दूसरे पार्ट का नाम डोमेन नेम, और बीच में @ का सिंबल होता है जो दोनों को अलग करने का काम करता है। तो आंसर में आपको दो भाग ही लिखना है। और इस क्वेश्चन में आपको बताना है व्हाट इज कोर्सेरा, मीन्स कोर्सेरा क्या है, ये आपको बताना है। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स है, सोशल साइट है, या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपको ध्यान रखना है, कोर्सेरा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ऑप्शन हमारा पहला यहाँ पे करेक्ट होगा, एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है आपका कोर्सेरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यह एक ईमेल पते का हिस्सा नहीं हो सकता, यानी कि निम्न में से कौन सा एक ईमेल पते का पार्ट नहीं हो सकता? अंडरस्कोर, डॉट, @ का सिंबल और स्पेस। अब एक जो ईमेल का पता होता है उसमें कौन सा पार्ट नहीं हो सकता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डी, स्पेस नहीं हो सकता है। आप जब ईमेल का यूजर नेम बनाते हैं तो उस यूजर नेम में आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और @ का इस्तेमाल होता ही है, बट स्पेस का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, यानी कि स्पेस आप नहीं दे सकते हैं। ईमेल आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है, एक माध्यम है। क्या ये सही है? ईमेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल आमतौर पर इंटरनेट या नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला होगा राइट आंसर। और यहाँ पर बताना है, ईमेल सेवा के साथ साइन इन की आवश्यकता होती है, यानी कि अगर आपको ईमेल की सेवा लेनी है, इसकी सर्विस का लाभ लेना है, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही है, आपको साइन इन करना होता है, तभी आप ईमेल सर्विस का लाभ ले सकते हैं। ईमेल में CC का अर्थ कार्बन कॉपी होता है, यानी कि इसका जो पूरा नाम होता है वो कार्बन कॉपी होता है। अभी हमने आपको बताया था CC का मतलब कार्बन कॉपी, तो ये आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पर आपको बताना है, MDA का पूर्ण अर्थ मेल डिलीवरी एजेंट है। ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो MDA का फुल फॉर्म क्या होता है? मेल डिलीवरी एजेंट। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन हमारा पहला हो जाएगा, मेल डिलीवरी एजेंट इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पर आपको बताना है, IRC का पूर्ण अर्थ इंटरनेट रिले चार्ट होता है। क्या ये सही है? जो आपका IRC है इसका पूरा नाम इंटरनेट रिले चार्ट होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि IRC का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेट रिले चैट होता है, ना कि चार्ट। क्या होता है? चैट होता है, CHAT। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और आज की इस क्लास का PDF भी आप सभी के लिए अभी अवेलेबल हो जाएगा, जिसे आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर जो भी कंटेंट दिया गया है इसको अच्छे से पढ़ना है। बाकी आप सभी को रेगुलर मॉक टेस्ट करते रहना है। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.cccbyfirst.com से कर सकते हैं, या फिर किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, या फिर गूगल पर सीधे आपको सर्च करना है CCC और वहाँ से भी आप लोग सर्च करके अपने मॉक टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।